एपिसोड 5। अब तुम आराम करो कौशल्या, मैं दिन में आऊंगा। नौकरानी तुम्हारा हर तरह से ख्याल रखेगी, राना ने कहा और तेज तेज कदमों से बाहर निकल गया। दूसरे दिन दोपहर के बाद राना ने रूबी को उस हवेली से थोड़ी दूर एक दूसरी हवेली में पहुंचा दिया, जो निस्बतन वीरान जगह पर किसी पुराने महल की खस्ता चार दीवारी के अंदर बनाई गई थी। महल खंडर हो चुका था, मगर हवेली की हालत बहुत बेहतर थी। यहाँ सुतूनों वाले दालान भी थे और छज्जेदार खिड़कियां भी। चार दीवारी के अंदर छोटा सा बागीचा था, जिसके आमने सामने लकड़ी के मुनक्किश पुरानी वसा के दरवाजों वाली कोठरियां थीं। रूबी को दूसरी मंजिल की कैसी कोठरी में रखा गया, जिसकी वाहिद अकबी खिड़की नीचे गहरे खड्ड की तरफ खुलती थी। उस खड्ड में चट्टानों के नोकीले पत्थर उभरे हुए थे। अगरचे रूबी को हवेली की दूसरी मंजिल में चलने फिरने की इजाजत थी, लेकिन वो निचली मंजिल में नहीं उतर सकती थी। जीने के दरवाजे पर दूसरी तरफ से ताला लगा दिया गया था। रूबी ने इस सिलसिले में राना से बात करने की जरूरत महसूस नहीं की, इसलिए तो वो सिर्फ 2-4 दिन की मोहलत चाहती थी कि उसकी इज्जत भी महफूज रहे और वो शेर खान को जेल से फरार करवाने के बारे में किसी स्कीम पर गौर भी कर सके। और ये मोहलत उसने अपनी अय्यारी और होशियारी से हासिल कर ली थी। हवेली में राना का खास राजदार नौकर रूबी के लिए खाना लेकर आता था। हवेली के बाहर राना के 2 हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड्स 24 घंटे पहरा देते थे। राना रोजाना शाम को रूबी से मिलने आता तो वो बेपनाह मोहब्बत की अदाकारी करती, मगर वो उसे खास हद से आगे नहीं बढ़ने देती। वो राना की मोहब्बत में झूठे आंसू भी बहाती और राना भी उसे झूठी तसल्लियां देता कि तुम फिक्र न करो, मैं तुमसे ब्याह कर लूंगा। तुम्हारे लिए उदयपुर में एक अलग हवेली बनवाकर तुम्हें वहां रानी बनाकर रखूंगा। इस तरह 3 दिन गुजर गए। खतरा करीब से करीब तर आ रहा था और उससे बचना रूबी के लिए करीबन नामुमकिन था। उस शिकस्ता खंडर हवेली में रूबी को दिन में 2 बार बाकायदगी से खाना मिल जाता था। खाना एक अधेड़ उम्र की हिंदू औरत लाती, जो रूबी से ज्यादा बातचीत नहीं करती थी। पहले रोज जब वो दोपहर को खाना लेकर आई तो खाने के साथ कुछ फल भी थे। राना कौशल्या यानी रूबी को सेहतमंद देखना चाहता था। खाने के साथ फल काटने वाली छुरी भी थी। रूबी की निगाह छुरी पर पड़ी तो उसने हिंदू नौकरानी से नजरें बचाकर छुरी उठाकर सिरहाने के नीचे छुपा ली थी। उस छुरी की उसे किसी भी वक्त जरूरत पड़ सकती थी। दिन में 1-2 बार उसने उस छुरी की मदद से जीने के दरवाजे का ताला खोलने की कोशिश भी की थी, मगर उसे कामयाबी नहीं हुई थी। रूबी हर हाल में यहाँ से फरार होना चाहती थी, पर उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता था। उसका बिस्तर साफ सुथरा था और उस पर 2 रेशमी चादरें बिछी हुई थी। रूबी को एक तरकीब सूझी। अगर वो रेशमी चादर को फाड़कर उसका रस्सा बना ले तो खिड़की से नीचे उतरकर फरार हो सकती थी। मगर राना दिन में 1 बार शाम को उससे मुलाकात करने जरूर आता था। बिस्तर पर से चादर गायब देखकर उसे शक पड़ सकता था और उसका भांडा फूट सकता था। बहुत मुमकिन था कि फिर राना उसके साथ दरिंदों जैसा सलूक करे। जब चौथा दिन भी गुजर गया और रूबी को यकीन हो गया कि अब राना ज्यादा इंतजार नहीं करेगा, तो रूबी बिस्तर से उठकर खिड़की के पास आई। खिड़की का पट खोलकर उसने नीचे देखा। अगर रेशमी चादर की रस्सी टूट गई या उसके हाथ से छूट गई तो 200 फुट गहरे खड्ड में गिरते ही वो छलनी हो जाएगी। राना जयसिंह दोपहर को होकर चला गया था। अब उसे कल आना था। वो कह कर गया था, कौशल्या, मैं तुम्हें सिर्फ कल तक की मोहलत दूंगा, फिर इस कोठरी में भगवान को अपने सामने हाजिर जानकर शादी कर लूंगा। रूबी ने खिड़की बंद कर दी और कोठरी में टहलने लगी। फिर उसने सिरहाने के नीचे हाथ डाला और छुरी को नीचे से निकालकर पलंग की पट्टी के करीब गद्दे के पास छुपा दिया। रात का अंधेरा फैल गया तो रूबी ने कोने की तपाई पर रखा हुआ टेबल लैंप जला दिया। आधे घंटे के अंदर अंदर रूबी ने सारी चादर को फाड़कर उसकी रस्सी बना ली। फिर उसे खिड़की में से नीचे गिराकर देखा। बाहर अंधेरा था, मगर आसमान पर जो सितारे चमक रहे थे उनकी फीकी फीकी रोशनी भी फैली हुई थी। रूबी का अंदाजा सही निकला था। रस्सी का आखिरी सिरा नीचे दीवार की बाहर को निकली पट्टी को छू रहा था। उसने रस्सी ऊपर खींची और उसे पलंग के नीचे एक तरफ छुपा दिया। रात के पिछले पैर का वक्त रूबी ने इसलिए चुना था कि उस वक्त उसे दूर बंजर टीलों के पीछे किसी सड़क पर से गुजरते किसी ट्रक वगैरह की आवाज भी कभी कभी सुनाई दे जाती थी। उसका ख्याल था कि ये कोई सड़क है जो शहर को जाती है। अब उसने ये प्रोग्राम बनाया था कि वो शहर में जाकर किसी जगह रूपोश हो जाएगी और वहां बैठकर शेर खान को छुड़ाने की कोई स्कीम तैयार करेगी। अगर राना की हवेली में उसकी इज्जत खतरे से 2-4 ना होती तो वो इसी जगह रहकर किसी स्कीम पर गौर करती, मगर यहाँ तो उसे अपनी इज्जत के लाले पड़ गए थे। टेबल लैंप की रोशनी कमरे में फैली हुई थी। रूबी बिस्तर पर आंखें बंद करके लेट गई। एन उसी वक्त उसे एक आवाज सुनाई दी। ये एक मोटर की आवाज थी। रूबी के कान खड़े हो गए। इस वक्त कौन आया होगा? मोटर हवेली के बाहर आकर रुक गई थी। कहीं राना जयसिंह ने उसे ले जाने के लिए कोई आदमी तो नहीं भेजा? रूबी जल्दी से उठकर गैलरी में आ गई। फिर उसने खिड़की का पट हटाकर नीचे हवेली के सहन में झांका। दीवार वाले खंबे के साथ जलते बल्ब की रोशनी में उसे राना जयसिंह नजर आया, जिसकी सफेद रेशमी अचकन के बटन खुले थे और वो ऊपर वाले जीने की तरफ बढ़ रहा था। 2 आदमी भागकर जीने की तरफ गए ताकि ऊपर वाले दरवाजे का ताला खोल दें। रूबी का दिल जोर से धड़क उठा। मुसीबत की घड़ी आ गई थी। जो हादसा उसके ख्याल में कल होने वाला था उसने आज की रात चुन ली थी। वो भागकर कोठरी में आ गई। इतना वक्त नहीं था कि वो रेशमी चादर की रस्सी खिड़की की दूसरी तरफ लटकाकर फरार हो सकती।
फिर अचानक दरवाजा खुला। रूबी के सामने राणा जयसिंह मौजूद था। उसने शराब पी रखी थी। वो रूबी की तरफ बढ़ते हुए बोला, कौशल्या, मेरे पास आओ, आज हमारी शादी है। रूबी को यह समझने में देर न लगी कि राणा आज फैसला करके आया है और इसीलिए उसने शराब भी पी रखी है। रूबी ने होशियारी से काम लेते हुए अदाकारी करनी शुरू कर दी। कुंवर जी, दासी आप पर कुर्बान, मगर हमारा ब्याह तो कल होगा। कल मैं यहाँ दुल्हन बनकर बैठूंगी। राणा जयसिंह एकदम बिफर गया और गरज कर बोला, नहीं, हमारी शादी आज ही हो गई है। ये कहकर उसने शेरवानी की जेब से चांदी की छोटे साइज की चौड़ी सी बोतल निकाली और उसमें जो कुछ भी था वो गटागट पी गया। फिर सिगार को फर्श पर फेंककर पांव से मसला और रूबी को बाहों में लेने के लिए पलंग पर आ गया। रूबी तड़प कर उसकी आगोश से निकल गई। राणा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैंने तुम्हारे जग्गू को 10,000 रुपए दिए हैं, तुम मेरी खरीदी हुई लौंडी हो। राणा ने रूबी को दबोच लिया। वो कोई नर्मो नाजुक लड़की नहीं थी। उसने राणा को परे धकेल दिया। अचानक रूबी को उस छुरी का ख्याल आया जो उसने पलंग के गद्दे के नीचे छुपा रखी थी। उसने पलंग पर से उठते हुए गद्दे के नीचे हाथ डालकर छुरी निकाली और उसे अपने पीछे छुपा लिया। राणा को नशे की हालत में कुछ पता न चल सका। रूबी पलंग के पीछे खड़ी राणा की तरफ देखकर बोली, कुंवर जी, मुझे माफ कर दीजिए। अय्याश राणा उसे गालियां बकने लगा। उसने शेरवानी उतारकर परे फेंकी और रूबी की तरफ बढ़ने लगा। जो ही अपने जोर में वो रूबी को दबोचने के लिए उसके पास आया, रूबी ने अपना सीधा हाथ बाहर निकाला और पूरी ताकत से छुरी राणा के पेट में घोंप दी। रूबी उस वक्त 17-18 साल की लड़की ही नहीं थी, बल्कि एक तजुर्बेकार कातला की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। राणा के पेट में छुरी घोंपने के साथ ही उसने ऊपर की तरफ 4 झटके दिए और पेट को ऊपर पसलियों तक फाड़ने के बाद बाएं जानिब आखिरी और जबरदस्त झटका देकर छुरी बाहर खींच ली। फिर वो जल्दी से पीछे हट गई। राणा की अंतड़ियां रस्सी के गुच्छों की तरह पेट से बाहर निकलकर नीचे झूलने लगी। राणा दहशतजदा होकर अपनी बाहर निकली हुई अंतड़ियों को देखने लगा। इससे पहले कि राणा जयसिंह चीख मारकर पहरेदारों को बुलाता, रूबी ने पीछे से उसकी गर्दन पर आगे की जानिब छुरी रखकर तेजी से पीछे खींच ली। उसकी शायरक कट गई। वो उछलकर खिड़की के पास चली गई। राणा के हलक से खड़खड़ाहट की आवाजें आने लगी। दोनों हाथों से अपनी बाहर निकली अंतड़ियों को संभालता वो दाएं पहलू की तरफ गिर पड़ा। अब राणा के जिस्म में इतनी ताकत नहीं रही थी कि वो किसी को मदद के लिए पुकारता। थोड़ा सा तड़प कर राणा बेहोश हो गया या शायद मर गया। रूबी ने पीछे हटकर छुरी को एक तरफ फेंका और पलंग के नीचे से रेशमी चादर की बनाई हुई रस्सी निकालने लगी। अचानक जीने वाले दरवाजे पर किसी ने बुलंद आवाज में पुकार कर कहा, कुंवर जी महाराज। ये शायद पहरेदार या बॉडीगार्ड था। जीने की गैलरी वाला दरवाजा खुला था, मगर कोई आदमी राणा जयसिंह के हुक्म के बगैर आगे नहीं आ सकता था। रूबी ने अपने बाल और लिबास दुरुस्त किया और फिर कुछ सोचकर दरवाजे की तरफ बढ़ी। कोठरी का दरवाजा बंद करके रूबी जीने के दरवाजे के पास आकर बोली, कौन है जो कुंवर जी को बेआराम करने के लिए आ गया है? जीने के दरवाजे के पट बंद थे। दूसरी तरफ से पहरेदार की आवाज आई, मैं हूं जी, कुंवर महाराज का दास प्रताप सिंह। रूबी ने बरहमी से पूछा, क्या बात है? कुंवर जी आराम कर रहे हैं जी, वो पान की डिबिया मोटर गाड़ी में भूल आए थे, मैं वो लेकर आया हूँ। लाओ मुझे दो, और खबरदार अब आवाज न देना, कुंवर जी सो रहे हैं। पहरेदार ने डिबिया रूबी के हाथ में थमाई और वापस सीढ़ियां उतर गया। अब रूबी ने ऐसा किया कि जीने का दरवाजा बंद करके अंदर से कुंडी चढ़ा दी, ताकि सुबह को अगर कोई आए भी तो उसे दरवाजा तोड़कर अंदर आना पड़े, और यूं रूबी को वहां से भागकर रूपोश होने का मजीद कुछ वक्त मिल जाएगा। वो तेज तेज कदमों से चलती कोठरी में आ गई। कोठरी के दरवाजे की भी उसने कुंडी लगा दी। उसने पलंग के नीचे से चादर की बनी रस्सी निकाली, उसे खिड़की के साथ खूब मजबूती से बांधा और दूसरी तरफ नीचे फेंक दिया। ये मरहला बड़ा खतरनाक था। रूबी ने अल्लाह का नाम लिया। खिड़की पर चढ़कर दोनों हाथों से रस्सी को अच्छी तरह पकड़ा। उसका एक बल अपनी कमर के गिर्द दिया और दोनों पांव दीवार के साथ टिकाकर आहिस्ता आहिस्ता नीचे खिसकने लगी। उसे बस ये डर था कि कहीं रस्सी न टूट जाए, पर रस्सी बड़ी मजबूत निकली। वो रुक रुक कर नीचे उतर रही थी। आखिर उसके पांव दीवार के साथ बाहर निकली हुई पथरीली पट्टी से जाकर लग गए। इतनी देर में उसकी हथेलियां जैसे दहकने लगी थी। उसने रस्सी छोड़ी और दीवार को दोनों बाजुओं में ले लिया। वो एक 200 फुट गहरे कुएं की मुंडेर पर चल रही थी। नीचे गहरी खट थी। जमीन अंधेरी रात में सिर्फ 3 कदम के फासले पर उसे दिखाई दे रही थी। वो दिल ही दिल में अल्लाह को याद कर रही थी। जब खट के किनारे उगी हुई निस्वारी झाड़ियां उसे बिल्कुल सामने नजर आई तो उसने उछलकर अपने आप को झाड़ी पर गिरा लिया। वो यूं हाँप रही थी जैसे कहीं से सरपट भागती हुई आ रही हो। वो जल्दी से उठी और उसने एक तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। वो जाने कितनी देर तक भागती चली गई। वो इस खूनी हवेली से जितनी दूर हो सके चली जाना चाहती थी। आखिरकार वो थक हार कर एक जगह बैठ गई। जरा सांस दुरुस्त हुआ तो रूबी को इस बात का अफसोस होने लगा कि उसने आती दफा लाश की तलाशी क्यों न ली। राणा की जेब में कुछ न कुछ रकम जरूर मौजूद होगी। रूबी के पास 15-20 रुपए थे और उसने पतलून के बजाय राजस्थानी देहाती औरतों की तरह लाल और जर्द रंग की साड़ी पहन रखी थी। रूबी उठकर चलने लगी। अब वो दौड़ने के बजाय तेज तेज चल रही थी। उसे थोड़ा सा इत्मीनान था कि राणा की लाश सुबह से पहले किसी को नहीं मिलेगी।
उस वक्त तक रूबी उनकी दस्तरस से बहुत दूर निकल चुकी होगी। अभी आधी रात का वक्त था और उसे सड़क की तलाश थी, जहाँ से उसके अंदाजे के मुताबिक रात के पिछले पहर थोड़ी थोड़ी देर बाद किसी ट्रक के गुजरने की आवाज आया करती थी। वो जिस इलाके से रात के वक्त गुजर रही थी वो रेगिस्तानी इलाका था। अंधेरे और सितारों की रोशनी में उसे कुछ फासले पर काले काले धब्बे से नजर आए। वो उनकी तरफ बढ़ने लगी। ये धब्बे किसी गांव के 10-12 कच्चे मकान थे, जिन पर गहरी खामोशी और अंधेरा छाया हुआ था। रूबी करीब गई तो देखा कि वहां एक ऊंट बैठा जुगाली कर रहा है। रूबी उस ऊंट के करीब हो गई। उसने उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरा। ऊंट ने कोई रद्दमल जाहिर नहीं किया। रूबी ने देखा कि ऊंट पर कजावा तो नहीं था, मगर एक खेर जरूर उसकी कमर से बंधा था। रूबी ने झुककर दरख्त पर से ऊंट की रस्सी खोल ली। यही उस ऊंट की बाग भी थी। फिर वो आहिस्ता से ऊंट पर बैठी और बड़े प्यार से ऊंट की पस्तियों के नीचे अपना घुटना मारा। ऊंट को उठाने, बिठाने, चलाने और भगाने का फन रूबी ने खाना बदोशों के साथ रहकर सीखा था। उसके हलक से हल्की सी आवाज निकली और फिर वो खड़ा हो गया। रूबी ने उसकी बाग को बाएं तरफ करके आहिस्ता से खींचा और दोनों घुटने ऊंट की फूली हुई पस्तियों पर हल्के हल्के मारने लगी। ऊंट केकर के झुंड से निकलकर रात की तारीकी में उस जानिब रवाना हुआ। सवाल अब सिर्फ ये था कि ऊंट रूबी को कहाँ लिए जा रहा है। वो सितारों को देखकर चल रही थी और ऊंट को उसी जानिब भगाए लिए जा रही थी जिधर से सूरज को निकलना था। अब उसे शेरखान के पास पहुंचने की जल्दी नहीं थी, बल्कि सबसे पहले वो खुद को किसी जगह रूपोश करना चाहती थी। रूबी को दूर से रेलवे के सिग्नल की रोशनी नजर आई। ये रोशनी उसके लिए उम्मीद की किरण भी थी। रूबी ने ऊंट का रुख सिग्नल की रोशनी की तरफ कर दिया। ऊंट ने बहुत जल्द उसे सहरा में बिछे हुए रेलवे लाइन पर पहुंचा दिया। रूबी ने कोई 1.5-2 फरलांग के फासले पर रेलवे स्टेशन की 2-4 बत्तियां झिलमिलाती हुई देखी। रूबी को राना के आदमियों के अलावा उदयपुर के थानेदार और सीआईडी इंस्पेक्टर मकनालाल के हाथों पकड़े जाने का भी खतरा था। रूबी सोचने लगी कि क्या वो यहाँ से रेलगाड़ी के जरिए किसी दूसरे शहर चली जाए या इस इलाके में किसी जगह छुपकर शेरखान को जेल के हवालात से निकाल ले जाने की कोशिश करे। इलाके की पुलिस उसकी खोज में थी और राना जयसिंह के आदमी दिन निकलते उसकी तलाश में निकलने वाले थे। आखिर उसने सोचा, नहीं, मुझे यहाँ से दूर किसी शहर में चले जाना चाहिए। इस मुल्क में लाखों मुसलमान घराने आबाद हैं। मुझे किसी भी घर में पनाह मिल सकती है। बस जरा चालाकी और होशियारी से अदाकारी करने की जरूरत होगी। ये सोचकर रूबी ने ऊंट को रेलवे स्टेशन की रोशनियों की तरफ बढ़ा दिया। बहुत जल्द वो स्टेशन पर पहुंच गई। यहाँ उसने ऊंट को जमीन पर बिठाया। नीचे उतरकर इर्द गिर्द के माहौल का जायजा लिया। ये एक छोटा सा देहाती स्टेशन था और यहाँ सिर्फ पैसेंजर गाड़ियां रुकती थी। रूबी के कानों में रेल के इंजन की सीटी की आवाज आई। उसने पलट कर देखा। रेल आहिस्ता आहिस्ता करीब आती जा रही थी। रूबी को ये इल्म नहीं था कि ये गाड़ी यहाँ रुकेगी या नहीं। वो ऊंट को वहीं छोड़कर स्टेशन की तरफ दौड़ी। स्टेशन वाकई वीरान पड़ा था। सिर्फ स्टेशन मास्टर के वाहिद कमरे में लालटेन जल रही थी। इंजन की सीटी की आवाज सुनकर गेट के बाहर एक चारपाई पर सोया हुआ बूढ़ा आदमी उठकर पगड़ी बांधने लगा। रूबी ने उसके करीब जाकर पूछा, बाबा, ये गाड़ी दिल्ली जाएगी ना? बूढ़े ने जल्दी जल्दी पगड़ी बांधते हुए रूबी की तरफ देखे बगैर हाँ कहा और खाट को दरख्त के साथ लगाकर गेट की तरफ चल दिया। पैसेंजर ट्रेन स्टेशन में दाखिल हो गई थी। जिस बूढ़े ने रूबी को नींद के आलम में ये कह दिया था कि ये गाड़ी दिल्ली जा रही है, असल में उसे भी मालूम नहीं था कि दिल्ली जाने वाली पैसेंजर ट्रेन 1 घंटा पहले वहां से जा चुकी थी और ये ट्रेन अहमदाबाद जा रही थी। रात के वक्त उस छोटे से स्टेशन का टिकट घर भी नहीं खुला था। सिर्फ एक स्टेशन मास्टर ही था जो हाथ में लालटेन लिए वीरान प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। ट्रेन से एक भी मुसाफिर नहीं उतरा। रूबी दूसरी तरफ वाली रेलवे लाइन से गुजरकर एक डिब्बे में सवार होकर वहीं फर्श पर बैठ गई। ट्रेन यहाँ बमुश्किल 1 मिनट रुकी, फिर उसने सीटी बजाई और छक छक करती चल पड़ी। रूबी की बला जाने की ट्रेन का रुख शुमाल की तरफ नहीं बल्कि जुनूब की तरफ था। शुमाल की तरफ दिल्ली था और जुनूब की तरफ अहमदाबाद का शहर था जो गुजरात काठियावाड़ का दारुल हुकूमत था। रूबी इस इलाके में कभी नहीं आई थी। डिब्बे में मर्द और औरतें सवार थे। सब अपनी अपनी जगहों पर सो रहे थे। रूबी पर भी नींद ने हमला कर दिया। वो सारी रात की जागी हुई थी। बैठे बैठे वो ऊँघने लगी। रात ढलने लगी थी। ट्रेन एक खास रफ्तार से जा रही थी। मशरिक की जानिब सुबह कासिब नमूदार हो रही थी। कोई स्टेशन आया जहाँ डब्बे से कुछ सवारियां उतर गई। ऊपर वाली बर्थ खाली हो गई थी। रूबी बर्थ पर चढ़कर लेट गई। गाड़ी आगे रवाना हुई तो उसे नींद ने आ लिया और वो सो गई। जब रूबी की आंख खुली तो ट्रेन की रफ्तार हल्की हो गई थी और डब्बे में मुसाफिर अपना अपना सामान बांध रहे थे। वो बर्थ से नीचे उतर आई। उसने खिड़की में से सर निकालकर बाहर देखा। गाड़ी किसी स्टेशन पर रुकने वाली थी। दिन निकल आया था। ये किसी कस्बे का स्टेशन था और जमीन सरसब्ज हो गई थी। रेत के टीले गायब हो गए थे। ट्रेन स्टेशन पर रुकी तो रूबी दोबारा बर्थ पर चढ़कर लेट गई। वो अपने आप को पुलिस की नजरों से बचाना चाहती थी, मगर वहां कोई सिपाही नहीं था। अचानक एक मोटा सा आदमी अपने बीवी बच्चों के साथ डब्बे में सवार हुआ, जिसने सफेद धोती, सफेद कुर्ता और सफेद कपड़े की कांग्रेसी टोपी पहन रखी थी। बच्चों में एक लड़की 10-11 साल की और एक लड़का 5-6 साल का था। उन्होंने आते ही डब्बे में दरवाजे के पास ही जगह बनाई और बैठ गए। ये कोई कांग्रेसी लीडर लगता था। रूबी दिल में सोचने लगी कि दिल्ली कब आएगा, शेर खान किस हाल में होगा।
राणा जयसिंह के कत्ल का उसे अब कोई अफसोस नहीं था। पुलिस का खौफ भी अब उसके दिल से निकल चुका था, शायद इसलिए भी कि वो चाय वारदात से बहुत आगे निकल आई थी। ट्रेन एक खास रफ्तार से चल रही थी। गाड़ी स्टेशन से काफी दूर निकल आई थी और एक घने जंगल से गुजर रही थी। अचानक ट्रेन को एक धचका लगा और रूबी बर्थ से नीचे गिरते गिरते बची। कांग्रेसी लीडर की बीवी बच्चों की चीखें निकल गईं। उसके बाद एक धचका और लगा और रूबी ने बर्थ की जंजीर को मजबूती से थाम लिया। ट्रेन को जैसे एकदम ही ब्रेक लगाई गई थी। ट्रेन की रफ्तार घटते घटते रुक गई। लीडर ने खिड़की से सर बाहर निकालकर कहा, कोई गाय भैंस लाइन पर आ गई होगी। अचानक इंजन की तरफ से गोलियां चलने की आवाजें आने लगी। रूबी ने चौंक कर नीचे देखा। लीडर ने जल्दी से सर को अंदर कर लिया था। उसकी बीवी का रंग उड़ गया। वो उसको हौसला देते हुए बोला, अरे कुछ नहीं हुआ, यूं ही कोई शिकारी होगा, फायर कर रहा होगा। फायरिंग की आवाजें फिर रुक गईं। ये क्या हो सकता है? रूबी सोचने लगी। दूसरे डब्बों से मुसाफिरों की आवाजें आने लगी। वो सब परेशान थे और एक दूसरे से पूछ रहे थे कि गोली कहाँ चल रही है, ट्रेन क्यों रुक गई। फिर घोड़ों की टापें सुनाई दी। उसके साथ ही 2 फायर हुए और किसी ने करख्त आवाज में पुकार कर पूछा, अरे वो कांग्रेस का चहीता दुर्योधन कहाँ है रे? उसके साथ ही डब्बे में जो कांग्रेसी लीडर बैठा था वो थर थर कांपने लगा। रूबी ने देखा कि उसका रंग पीला पड़ गया। उसकी बीवी को तो जैसे गश आने लगा था। इतने में 2 घुड़सवार डब्बे के बाहर लाइन के पास आकर रुक गए। उन्होंने हाथों में राइफलें उठा रखी थी। उनके सरों पर पगड़ बंधे थे। चेहरे दहशतनाक थे। जो घुड़सवार आगे था उसकी नजर लीडर पर पड़ी तो हवाई फायरिंग करने के बाद वो बुलंद आवाज में बोला, दादा, शिकार यहाँ छुपा बैठा है। फिर इंजन की तरफ से कोई घोड़ा दौड़ाता डिब्बे के सामने आ गया। रूबी बर्थ पर लेटी सारा तमाशा देख रही थी। अब जो घुड़सवार आया तो उसने केसरी रंग की पगड़ी बांध रखी थी। एक राइफल कंधे के पीछे से बाहर को निकली हुई थी और एक राइफल उसके हाथ में थी। ये अधेड़ उम्र का सख्त जान आदमी था। बड़ी बड़ी खौफनाक मूछें थी और आंखों से खून टपक रहा था। वो डब्बे के अंदर आ गया और राइफल की नाली दहशत के मारे कांपते हुए कांग्रेसी लीडर की गर्दन के साथ लगाकर बोला, मुझे पहचाना लाला? लीडर की टोपी राइफल की नाली से ऊपर उठाई और नाली का रुख खिड़की से बाहर करके फायर कर दिया। एक और धमाका हुआ और उसकी टोपी खुदा जाने किधर चली गई। डब्बे के बाहर खड़े घुड़सवार कहकहे लगाने लगे। बच्चे बुरी तरह सहम गए। वो आहिस्ता आहिस्ता सिसकियां ले रहे थे। उनकी माँ का भी खौफ के मारे बुरा हाल था। कांग्रेसी लीडर से तो मारे दहशत के बात ही नहीं हो रही थी। वो हाथ बांधे खड़ा थर थर कांप रहा था। उस वहशी आदमी ने अब राइफल की नाली का रुख सहमी हुई लड़की की तरफ किया। क्यों ना पहले सांप के बच्चों को खत्म किया जाए। बेचारी माँ वहशी आदमी के पांव पर गिर पड़ी। भगवान के लिए रहम करो, मेरी बच्ची को ना मारो। उस वहशी ने उसे ठोकर मारकर परे गिरा दिया। खुदा जाने रूबी के अंदर कहां से एक तूफान सा एकदम बेदार हो गया। वो भूल गई कि वो खुद मुजरिमा है और पुलिस उसकी तलाश में है। ये अजनबी मुल्क है और उसके साथ कुछ भी हो सकता है। वो बर्थ से उठकर बैठ गई और चिल्लाकर बोली, तुम कैसे मर्द हो? एक मासूम बच्ची पर गोली चला रहे हो? वहशी मर्द दरअसल उस इलाके का बल्कि पूरे हिंदुस्तान का बदनाम और खूनी डकैत भूपत डाकू था, जो कांग्रेसी लीडरों को चुन चुनकर कत्ल किया करता था। इस लीडर को वो इसलिए कत्ल करने आया था कि उसने भूपत के खिलाफ मुखबिरी करके उसके 2 आदमियों को पुलिस मुकाबले में मरवा दिया था। भूपत डाकू को इत्तला मिली थी कि कांग्रेसी लीडर ट्रेन में अहमदाबाद जा रहा है। चुनाचे उसने रास्ते में ही जंगल में एक जगह रेलवे लाइन की फिश प्लेटें उखाड़ दी थी और अब अपने कांग्रेसी दुश्मन को खून में नहलाने वाला था। भूपत ने गर्दन घुमाकर खूनी आंखों से रूबी की तरफ देखा। वो दिल में बड़ा हैरान हुआ कि बर्थ पर बैठी आम किस्म की राजस्थानी देहाती लड़की में जुर्रत कहाँ से आ गई कि वह खूंखार डाकू को चैलेंज करे। भूपत के 2 साथी भी डिब्बे में घुस आए। भूपत ने राइफल की नाल का रुख रूबी की तरफ किया और थोड़ा सा मुस्कुराते हुए पूछा, तू कौन है री? मैं एक औरत हूँ और इतना जानती कि कोई मर्द का बच्चा किसी औरत और बच्चे पर हाथ नहीं उठाता। भूपत ने राइफल नीचे कर ली और बोला, क्या तू जानती कि तू किससे बात कर रही है? तुम जो कोई भी हो, मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन तुम औरतों और बच्चों को गोलियां मारते हो तो फिर तुम भी मर्द के बच्चे नहीं हो। भूपत के एक साथी ने रूबी पर बंदूक तान ली। वो रूबी को गोली से उड़ाने ही वाला था कि भूपत ने हाथ से उसकी नाली परे हटा दी और रूबी से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? शेरनी। रूबी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। भूपत के होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। वो रूबी के बेखौफ और दिलकश चेहरे को बड़े गौर से देख रहा था। उसने अपने एक साथी से कहा, इस शेरनी को पकड़कर ले चलो। जूं ही एक डाकू रूबी की तरफ बढ़ा, रूबी ने बर्थ पर बैठे बैठे उसे जोर से लात मारकर पीछे गिरा दिया और नीचे छलांग लगा दी। मगर रूबी की साड़ी बार बार उलझ रही थी। वो सीट से गिरी और वहीं उछलकर उसने डाकू की गर्दन को दबोच लिया। भूपत बड़े मजे से एक तरफ खड़ा मुस्कुरा रहा था, मगर डाकू ज्यादा थे। उन्होंने बहुत जल्दी रूबी को काबू कर लिया। उसे खींचते हुए वो डब्बे से उतार कर ले गए। भूपत ने लीडर की तरफ तवज्जो दी, जिसका हाल बुरा हो रहा था। लाला, इस शेरनी ने आज तुम्हें मुझसे बचा लिया है। ये कहकर भूपत तेजी से डब्बे से उतरा।
अपने घोड़े पर सवार होकर उसने यके बाद दीगरे 4 हवाई फायर किए और अपने आदमियों को लेकर जंगल में गायब हो गया। उन दिनों भूपत डाकू का डेरा धारी सर के जंगल में दलदली मैदान के पार एक पहाड़ी के दामन में झलिया नदी के किनारे पर था। रूबी को कच्ची कोठरी में बंद कर दिया गया था। भूपत रूबी की जुर्रत और बेखौफी से बड़ा मुतासिर था। डेरे पर पहुंचने के 2 घंटे बाद उसने रूबी के लिए 2 रोटियां और साग कोठरी में भिजवा दिया। खुद वो कोठरी के करीब चारपाई पर बैठा अपने साथी और नायब देवकांत से बातें करने लगा। ऐसी दिलेर लड़की मैंने पहले कभी नहीं देखी देवा। देवकांत अपनी राइफल की नाली साफ कर रहा था। वो बोला, दादा मुझे तो पुलिस की भेजी हुई औरत लगती है, मेरी मानो तो इसे यहीं खत्म कर देते हैं। भूपत डाकू की भवें ऊपर उठ गई। वो बोला, देवा पुलिस की भेजी औरत में इतनी दिलेरी नहीं होती, और फिर पुलिस को कोई औरत भेजने की भला जरूरत भी क्या है। दादा पुलिस हर किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करती है। अच्छा अगर ये नहीं तो फिर इस औरत का क्या करेंगे हम। मेरी मानो तो मैं अभी जाकर इसे खत्म किए देता हूँ। नहीं देवा, मैं किसी औरत के खून से हाथ नहीं रखना चाहता। भूपत डाकू ने ऐसा कभी नहीं किया। अभी से पड़ा रहने दो, फिर सोच लेंगे। रात डाकुओं के डेरे में लालटेनें रोशन हो गई। वो खाने पीने में मशगूल हो गए। भूपत खाट पर नीम दराज राइफल पास रखे ग्रामोफोन पर कमला झरिया की ठुमरी सुन रहा था। ये ग्रामोफोन पुरानी वजह का था जिसके साथ एक भोंपू लगा था। भूपत डाकू को कमला झरिया बड़ी पसंद थी और वो कभी कभी मूड में होता तो उसके रिकॉर्ड बड़े शौक से सुनता था। अचानक उसने साउंड बॉक्स उठा दिया, फिर अपनी राइफल उठाई और उस कोठरी की तरफ चला जिसमें रूबी बंद थी। कोठरी के बाहर भी एक मध्यम सी लालटेन जल रही थी। एक डाकू बाहर लकड़ी के खोखे पर बैठा पहरा दे रहा था। भूपत ने उसको वहां से चले जाने का इशारा किया और दरवाजा खोलने ही लगा था कि उसे अंदर से रूबी की आवाज सुनाई दी। वो खुदा से दुआ मांग रही थी। भूपत ने सुराख में से झांक कर देखा। कोठरी में मिट्टी का दिया रोशन था। रूबी जमीन पर 2 जानों बैठी थी। उसके दोनों हाथ दुआया अंदाज में खुले थे और वो कह रही थी, या अल्लाह तू मेरे दिल का हाल जानता है। मैं तेरी गुनाहगार बंदी हूँ, मेरे गुनाह माफ कर दे और मुझे शेर खान से मिला दे। फिर उसने चेहरा अपने हाथों में ले लिया और सर को आगे की तरफ झुका दिया। भूपत जैसे किसी गहरी सोच में डूब गया। उसने कोठरी के अंदर वो देखा और सुना था जिसे देखने और सुनने की उसे बिल्कुल तवक्को नहीं थी।